इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तमाम व्हीकल्स के ऑनर्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। और जिस तरीके से आए दिन हालात ख़राब हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स के केस सामने आ रहे हैं, उसको लेकर इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कश्मीर के आरटीओ शाहनवाज बुखारी जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त अगर देखें तो एक ही चीज़ श्रीनगर में देखने को मिल रही है, हालांकि कश्मीर में देखने को मिल रही है कि लाइसेंस कई सारे लोगों का नहीं है। विदाउट जो है वो लाइसेंस ड्राइविंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, स्कूटी पे हेलमेट नहीं पहनते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ऐसे सामने आती हैं, गाड़ियाँ मॉडिफाइड होती हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल रहेगा, आज एक ही चीज़ चल रही है कश्मीर में, सियासत भी साइड पे रख दीजिए, मुख्तलिफ चीज़ें साइड पे रख दिया, अब चल रहा है कि गाड़ियाँ किस तरीके से अपनी बचाई जाएं। और जब से कहीं ना कहीं शिकंजा कसा है तब से लोग भी कम गाड़ियाँ निकालते हैं घर से। सो ओवरऑल क्या देखेंगे, क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें जो है कहीं ना कहीं गौर फिक्र करना चाहिए ताकि ये चीज़ें कम हो सके, एक्सीडेंट और हादसे कम देखने को मिले। जावेद साहब, ये जो ट्रैफिक रेगुलेशन या रोड सेफ्टी का जो इशू है जी, इट्स अ कंपोजिट सब्जेक्ट। इसमें कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है। इसमें एक तरफ से लोगों का वॉलंटियरिज्म इन्वॉल्व है, फिर आपको सिस्टम की तरफ से एनफोर्समेंट है। देन दिस रोड सेफ्टी इशू इज़ आल्सो अबाउट द एजुकेशन जी, इट्स आल्सो अबाउट द इंजीनियरिंग ऑफ द रोड्स। So we call them as 3 E's: enforcement, education and engineering। ठीक है, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। जैसे आपने देखा पिछले दिनों में जो हमारा जो ट्रैफिक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी जिम्मेदारी है ज़्यादा तौर पे एनफोर्समेंट करने की, उन्होंने वो पहले भी काम करते थे, लेकिन अब पेनल्टी इम्पोज करने के लेवल्स हैं। ठीक है, तो कोई एक ऑफेंडर है, ऐसा भी हो सकता है ऑन द जजमेंट, ऑन स्पॉट जजमेंट बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर, इट्स मेड आउट कि कोई बंदा कोई ऑफेंस कर रहा था, पहली बार हो रहा है, पता नहीं है इसको। तो ऐसे केसेस में हम या उनका अप्रोच भी जनरली होता है कि एक बार बच्चे को या जो भी गाड़ी चला रहा है उसको काउंसलिंग की जाए, दूसरी बार इंसान काउंसलिंग की तरफ जाता है। लेकिन जब आपको ये ऑफेंसेस आपको इसके हिस्ट्री शीट में रिपीटेडली मिलते हैं, तो देन देयर आर अदर लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू दिस ऑफेंस। तो जिसमें हमने पिछले दिनों में या इससे पहले भी ड्राइविंग लाइसेंसेस हमने सस्पेंड करना शुरू कर दी, ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियाँ सीज़ करना शुरू कर दी जो कहीं ग्रेव ऑफेंस में पाई जाती हैं। तो जैसे आपने देखा पीछे जब एक्सीडेंट हो गया हमारा टेंगपोरा की जो ट्रेजेडी हुई, तो उसके बाद एक पब्लिक में भी बहुत गुस्सा था। बिल्कुल। तो उस ओकेजन को एज ए रिमाइंडर समझ के, चाहे ट्रांसपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रैफिक पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ स्ट्रिक्टर मेजर्स लिए। ठीक है, मेजर्स हम पहले भी लेते थे, लेकिन मे बी हम इन द फर्स्ट इंस्टेंस ये नहीं चाहते हैं कि यार गाड़ियाँ सीज़ करें, एन मास गाड़ियाँ सीज़ करें। हकीकत ये है कि इस शहर में थोड़ा लोगों का जो एटीट्यूड है वो नहीं है हमारी आइडियल्स के मुताबिक। एजुकेशन की कमी आज मैं नहीं मानता हूँ कि हर किसी को पता है, चाहे वो आज टेक्निकल साइंस में इलिटरेट कोई नहीं होता, सब पढ़े लिखे हैं। तो ये सबको पता है लाइसेंस होनी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, ये भी पता है हेलमेट लगाना चाहिए, ये भी पता है सीट बेल्ट लगाना चाहिए, उसके बावजूद भी इस पर अमल नहीं करते हैं। तो अब 4 लाख गाड़ियाँ इस शहर में चलती हैं, बल्कि ज़्यादा ही बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लो। नेशनल हाईवे हमारी डिस्ट्रिक्ट में से पास हो रहा है, तो बहुत सारी गाड़ियों का वॉल्यूम है। अब आप इमेजिन कीजिए यार, ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं कॉप्स हमारे रोड पे होते हैं, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक गाड़ी पे नज़र रखी जाए, हर एक गाड़ी का हर एक दिन चेक होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में कहीं लैप्सेस होते हैं। इट ऑल कॉल्स फॉर कि हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए। जब हम लाइसेंस देते हैं, हम उसका ड्राइविंग स्किल टेस्ट कर लेते हैं, उसकी एजुकेशन लेवल अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक रेगुलेशंस हम चेक करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑनलाइन एग्जाम, लेकिन हम ये एसेस नहीं कर पाते हैं कि इस बंदे का एटीट्यूड क्या है। जब मार्केट में जाएगा गाड़ी चलाने में, क्या ये वो ट्रैफिक सेफ्टी के
उसूल जो इसको पता है अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, इसका सर्टिफिकेशन मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ। कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट भी शायद 1-8 घंटे का नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली। बिल्कुल। तो इट्स ऑल अबाउट योर मॉरल वैल्यूज, कि आप किस वैल्यू सिस्टम में पले हैं, दैट्स एन एट्रीब्यूट दैट गोज इन द फॉर्मेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, योर एटीट्यूड। तो सब चीज़ें मैटर करती हैं। कुछ डिफेंसिव ड्राइविंग के प्रिंसिपल्स हैं कि मैं गाड़ी पे बैठा, मैंने सिचुएशनल एनालिसिस की, मेरे दाएं बाएं क्या, आगे पीछे क्या है, ये तो बेसिक है ना, ये देखना है। बिल्कुल बेसिक। मैं चलता हूँ, मुझे किस स्पीड पे किसी रोड पे चलना है, इट्स अबाउट माई जजमेंट। इट शुड नॉट नेसेसरली कॉल फॉर ए बैनर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द रोड, जी आपको यहाँ 60 किलोमीटर के हिसाब से चलना, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बेसिक है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं स्पेस मैनेजमेंट कर पाता हूँ। मैं गाड़ी चल रही है, 60 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, और मैं दूसरी गाड़ी के साथ 2 फुट का रास्ता रखूँगा और उसने मामूली सी ब्रेक दी, तो आपको पता है फिर क्या होना है। तो ये बेसिक उसूल अगर हम अपनाएंगे, मुझे लगता है बहुत हद तक एक्सीडेंट रेट में भी कम आ जाएगी, और जो फैटेलिटीज़ हैं उसमें भी कमी होती जाएगी। दूसरा जो ट्रैफिक रोड्स पे है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा अगर हम ये स्ट्रिक्ट मेजर जो हमने शुरू किए हैं इसको हम कंटिन्यू इंशाल्लाह रख रहे हैं। उस वजह से हमने देखा कि कुछ लोग जो अननेसेसरी भी गाड़ियाँ निकालते थे, तो उन्होंने थोड़ा उस पर रोक लगा दी है, जो हमें एविडेंटली लगता है। देयर कुड बी अदर रीजंस फॉर इट, इसमें कोई साइंटिफिक स्टडी है नहीं, बट अपेरेंटली लगता है कि इस वजह से भी शायद गाड़ियाँ कम हो गई रोड्स पे, या हो सकता है मौसम की वजह से भी हुई हूँ, मौसम भी बदल गया। बट मेरी यही है कि अगर हमारे लोग, हम एज ए सोसाइटी, मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, कि अगर हम पहले वॉलंटियरिज्म पे ही ज़्यादा रिलाई करें, एनफोर्समेंट पे ना आ जाए। एनफोर्समेंट हमेशा डेटरेंस होती है, इट कैन नॉट बी अ नॉर्म। सही। एनफोर्समेंट कभी नॉर्म नहीं हो सकता, इट्स ऑलवेज ए डेटरेंस। तो मुझे लगता है कि हम सब में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो तो हम सबको वो तौफीक, वो एटीट्यूड में जो हमारी चेंज की ज़रूरत है वो हो जाएगा, और हम इस शहर को एक बेहतर शहर बनाएंगे। अच्छा सर, इन दिनों में कितने चालान वगैरह हुए हैं, क्या कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है? एज़ पर जिस तरीके से ड्राइव हमेशा चलती है और कहीं ना कहीं आप भी हमेशा सड़कों पे दिखते हैं, सो क्या कुछ डेटा वगैरह है? देखिए, हमारा चालान का जो प्रोसेस है ये डेली बेसिस पे होता है। हमारी एक छोटी सी टीम है, ये इनका टारगेट होता है कि हर दिन कार्रवाई करनी है, और निकलते रहते हैं। चालान का जो हमने ट्रेंड देखा है ओवरऑल ओवर द ईयर्स एंड ओवर द लास्ट मंथ्स, ये हमेशा एक इंक्रीजिंग ट्रेंड होती है। मेरा इंस्पेक्टर जो है, अगर इसने इस महीने 100 चालान किए हैं, मैं इसको बताऊं, नहीं, नेक्स्ट महीने आपके 110 चालान होने चाहिए। नॉट दैट चालान इज नेसेसरली इंडिकेटर आपके रोड पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पता है रोड पे ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो अदरवाइज आई मे नॉट। बट एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जितना एफिशिएंसी ग्राउंड पे आ जाएगा, चालान, नंबर ऑफ चालान डेक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कोई ऑफेंस ही नहीं करता है, सो इट्स नॉट रिलेटेड टू नंबर ऑफ चालान। नंबर ऑफ चालान डज नॉट नेसेसरली मीन, इट डज नॉट एक्चुअली रिफ्लेक्ट कि व्हाट इज ऑन द ग्राउंड। अगर चालान कभी कम हुए, हकीकत में वो खुश आइन बात है, तो दैट द रीजन कुड बी कि रोड पे कंप्लायंस बहुत अच्छी है। So we may not necessarily link it to the number of challans. ठीक है, that should not be indicator of our performance. In fact, in its truest sense, हमारी परफॉर्मेंस इस चीज़ से जज होनी चाहिए कि हमने कितने कम चालान करने पड़े, क्योंकि उतनी सिस्टम सुधर गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ओवर द ईयर जब हम डाटा देखते हैं, 17 से ऑनवर्ड्स मैंने डाटा कंपाइल किया था। मॉर्थ की एक कंपेंडियम बुक आती है पूरे हिंदुस्तान के लिए, उस पर डाटा होता है। कॉन्स्टेंटली जो है ये चालान होने का ग्राफ जो है बढ़ गया है। द रेवेन्यू रियलाइज्ड बाय वर्च्यू ऑफ चालान बढ़ गया है, लेकिन जो एक्सीडेंट रेट है वो कांस्टेंट है। व्हाट डज इट सजेस्ट? इट सजेस्ट्स कि हमारे एटीट्यूड में चालान होने के बावजूद भी सेम वही चीज़ें चेंज नहीं आ रही है, या हमारे रोड्स दिन ब दिन बुरे होते जाते हैं। वो तो हकीकत नहीं है, हमारे रोड दिन ब दिन अच्छे होते हैं। बेशक हमारे यूरोपियन रोड्स ना हों, लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल में अपनी कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री एंड ऑल्सो ट्रू ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर, ऑफ आवर कश्मीर,
कि हमारे रोड बेहतर हुए हैं, ये तो इससे कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा, दे मे नॉट बी द आइडियल बट पहले से तो बेहतर है। तो फिर ये ग्राफ जो मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी बता रहा हूँ कि ग्राफ, चालान का ग्राफ बढ़ रहा है, एक्सीडेंट रेट सेम हो रहा है, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज इन आवर एटीट्यूड, हम उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसमें शायद डिटरेट होते जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेके मेरा ये समझना है कि हमें कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी इसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए। वी शुड कंडेम दिस बिहेवियर एट सोसाइटियल लेवल, एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज़ हम देख रहे हैं, जम्मू में हमेशा जब हम देखते हैं ट्रैफिक को, तो अगर कोई स्कूटी पे 2 लोग होते तो दोनों हेलमेट पहनते हैं, मगर कश्मीर में वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम नज़र आती है। कश्मीर में क्या होता है, जब दोनों लोगों को हेलमेट पूछा जाता है, ठीक है, वो उस पर शाम को रील बनाते हैं और उसकी मजाक उड़ाते हैं। अगर आपने देखा होगा, वायरल रील थी, ठीक है, किसी पढ़े लिखे बंदे ने, अपेरेंटली लगता था वो, उसने उसकी रील बनाई थी कि जनाब ट्रैफिक वाले ने मुझे पूछा पिलन राइडर के पास आपका हेलमेट कहाँ है, और उस पर हंस रहा था ट्रैफिक वाले पे। तो ये प्रॉब्लम है ना, ये इसमें फ़र्क है। दैट्स वेयर आई कॉल फॉर कि हमें थोड़ा बदलना है। वी आर ए सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड वी शुड बिहेव, पब्लिक में भी हमें एज ए सिविलाइज्ड सोसाइटी बिहेव करना चाहिए। अब उसी रील का इम्पैक्ट आप मुझे बता दीजिए, कितने लोगों को उसने मिसगाइड किया होगा, जब वो ये बताता है कि ट्रैफिक पुलिस ने मुझे दूसरे पिलन राइडर का हेलमेट क्यों मांगा और उस पर हंस रहा है ट्रैफिक पुलिस की काइंड ऑफ इग्नोरेंस पे, दैट ही डज नॉट नो द लॉ। जबकि हकीकत ये है कि रील बनाने वाला डज नॉट नो द लॉ, एंड देन वो रील वायरल होती है शाम को, ये लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, लाखों लोगों का इंप्रेशन ये बनता है कि यार ये तो पागल है ट्रैफिक वाला, ये क्या मांग रहा है। तो हमें ये बिहेवियर जो है इसमें चेंज, इससे परहेज करनी चाहिए, हमें बदलना पड़ेगा। काफ़ी नौजवानों का ये भी कहना है कि जब वो लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, चाहे वो उनके आई ब्लिंक को लेकर बात करें, मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर बात करें। सो काफ़ी लोग फ़ोन कॉल भी कर रहे थे, क्या कहेंगे आप इस बार? देखिए, टेक्नोलॉजी के दोनों फैसेट्स हैं। अर्लियर ये ब्लेम होता था कि आरटीओज़ में हैंकी पेंकी होता है लाइसेंसेस को लेके, फिर हमने सोचा नहीं, टेक्नोलॉजी लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, हमने लर्नर लाइसेंस में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। फिर ये शिकायत आई कि जब टेस्ट होता है लर्नर का, वहाँ बंदा प्रॉक्सी बैठता है। आपकी लर्नर लाइसेंस होती है, मैं कंप्यूटर पे बैठता हूँ, मैं आपकी तरफ से क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ। तो फिर उसका हमने एक तोड़ निकाला, हमने कहा कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, हमने फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। जब हमने फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, उसमें एक गुड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो हमारा एजुकेटेड नहीं है, obviously it had an implication for them, he may not be able to understand and run the computer system. So उसके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखी है इन द फॉर्म ऑफ खिदमत सेंटर्स, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर लेते हैं ये। अब कभी कभार क्या होता है कि जब ये फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की बात आती है, उसमें इट इज़ लिटरली लाइक एन OMR एग्ज़ाम, जैसे कोई भी एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्ज़ाम करती है, उसमें आप प्रॉक्सी नहीं कर सकते। अगर दाएं बाएं कोई मूवमेंट पाई गई, वो बंदा डिटेक्ट करेगा कि दिस आर अनफेयर मीन्स, वो उसको फेल कर देगा। तो आपके ज़रिए से, और ये हमारे मैं आपके ज़रिए से खिदमत सेंटर्स को भी अपील करना चाहूँगा कि जैसे भी ऐसे केसेस आते हैं उनको थोड़ा सेंसिटिवली डील करें। हालांकि उसमें हमने 10 अटैम्प्ट रखे हैं, कि 10 बार तक, 10 बार हो, हाँ 10 बार हो सकता है, वी कैन टेक 10 अटैम्प्ट्स। तो कहीं कहीं दिक्कत आती है। कभी ये होता है कि मेरा आधार का फोटोग्राफ जो है और जो मेरी आज की शक्ल है, इमेज है, तो कहीं सिस्टम 100% तो टेक्नोलॉजी भी फुल प्रूफ अभी नहीं है, कहीं कहीं किसी केस में वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है आधार का फ़ोटो और इसका प्रेजेंट इमेज। तो उस सूरत में क्या होता है कि आधार के फ़ोटो पे ही पहले हम अपडेट उसको बताते हैं, आप अपडेट पहले फ़ोटो करो, ताकि आपका जो फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है ये आपका फेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर पाए और उसको कोरिलेट कर पाए आधार डाटा के साथ। तो ये टेक्नोलॉजी के दोनों फैसेट्स हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत फैसिलिटेशन हो गई। हमारे ऑफिस में जो रश है वो मेरे ख्याल से 70-80% रिड्यूस हो गया, लोग नहीं आते हैं यहाँ। लेकिन ये जो आप कोई एक दिक्कत आप मेरे साथ इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ये दिक्कतें हैं, तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये सब स्मूथ हो जाएगा, बिकॉज प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी हम निकालते हैं। अच्छा सर, लर्निंग लाइसेंस जिसके पास हो उसको किस तरीके से चलना चाहिए? क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिखते हैं कि हमारे पास लर्निंग लाइसेंस है फिर भी हमें पकड़ा जाता है। तो क्या कुछ प्रोसेस है? लर्निंग लाइसेंस की जो कंडीशन है कि उसका एक प्रॉपर लाइसेंस ही साथ में गाड़ी में बैठा हो। लर्निंग लाइसेंस इज ओनली फॉर लर्निंग द कार, नॉट फॉर ड्राइविंग द कार।
तो दूसरा, लर्निंग लाइसेंस वाला हमारे नेशनल हाईवे पे दौड़ में पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो तो अलाउ नहीं करेंगे ना एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो लर्नर लाइसेंस इज ओनली टू लर्न द स्किल ऑफ ड्राइविंग, ठीक है। इट इज़ नॉट अ लाइसेंस टू ड्राइव द कार। whenever you while using the learner license you come on the roads, you ought to have somebody besides you जिसके पास लाइसेंस है, ताकि वो आपको गाइड करे कैसे किस तरह से चलानी है गाड़ी। काफ़ी सारे ऐसे डीलर्स हैं जो अभी भी बाहर से गाड़ियां लाकर जो है बाकायदा तौर पर बेचते हैं, मगर ट्रांसफ़र खासकर गाड़ियां नहीं की जाती हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप यूज्ड कार्स की बात करें? जी बिल्कुल। प्री यूज्ड कार्स की बात करें, देखिए उसमें कानून ये है, आपने देखा होगा हाई कोर्ट में एक इशू भी था उसको, हालांकि टैक्स का इशू बेसिकली वो था नहीं, बट इशू यही था कि क्या मैंडेटरी है उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना या नहीं करना। उसमें कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया है कि 12 महीने तक, जैसे कानून में है 12 महीने तक हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप रजिस्ट्रेशन कर लें, लेकिन 12 महीने के बाद इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन द पब्लिक कि अगर वो कहीं बाहर से गाड़ी खरीदी है तो उसको यहाँ रजिस्ट्रेशन लोकल करानी है। अब चूँकि आज के ज़माने में देयर इज़ अ ह्यूज देयर इज़ अ डायनामिज्म इन दिस कार फ्लो। आज कोई बंदा दिल्ली में काम कर रहा है, वो रूटीन में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जम्मू से पठानकोट, पठानकोट से जम्मू, ये ट्रांजिशन होती है। क्योंकि ये फैक्ट अब है ग्राउंड पे, तो वी डू नॉट नेसेसरली एनफोर्स दिस प्रोविज़न कि नहीं जी अब 12 महीने आपके हो गए आप बैठो, बिकॉज ही में क्लेम यार नहीं मैं तो आता रहता हूँ, मैं वापस जाता हूँ। तो अब हमने ये उसूल लगाया कि जो वॉलंटियरली आ गया, इस पे एक जजमेंट भी है ऑन दिस इशू कि ये सेक्शन 47 जब इंटरप्रेट हो गया, हमारे हाई कोर्ट ने भी इंटरप्रेट किया, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में सिमिलर जजमेंट्स पास हुई हैं कि जब वॉलंटियरली बंदा आता है, इट इज़ एज्यूम्ड कि वो बताता है कि नहीं मुझे रजिस्ट्रेशन मार्क जेके का चाहिए, तो हम उस पर बाज़ाब्ता उसकी री रजिस्ट्रेशन एलोकेशन जो मार्क रजिस्ट्रेशन मार्क जो है हम कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन एक ही होती है कंट्री में, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन मार्क चेंज हो जाता है फ्रॉम DL नंबर टू इट गोज़ टू जेके नंबर। तो आज भी ये भी एक इशू है, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन, इट इज़ अंडर एक्टिव ऑब्जर्वेशन। जो दिल्ली में गाड़ियों की लाइफ का जो है स्पैन है वो 10 साल मुकर्रर किया गया है। तो उससे क्या हुआ है, एक चीज़ जब दिल्ली में गाड़ी चल रही थी अब से 9वें साल में इसको पता है कि मेरे 3-4 महीने गाड़ी की लाइफ है, वो थ्रो अवे प्राइस पे इसको बेचता है, ठीक है। अब चूँकि दिल्ली के पास वाले स्टेट्स भी 15 साल लाइफ उन्होंने मुकर्रर किया, हमारे यहाँ अभी ज़्यादा हम 15 साल के बियॉन्ड भी लाइफ एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स द नेचुरल डेस्टिनेशन फॉर दीज सेकंड हैंड कार्स, ठीक है। इस पे हाँ गवर्नमेंट लेवल पे सोच विचार हो रहा है कि व्हाट शुड बी डन। हमारी इको फ्रेजाइल जो हमारा ये है स्टेट है, तो उसको मद्देनज़र रख के वी विल हैव ऑफ कोर्स गवर्नमेंट विल think on it, government will have a policy on the lifespan of the car, but as on date the law is that हम 15 साल के बाद भी गाड़ी अगर फिटनेस है उसकी तो हम उसको लाइफ एक्सटेंड कर लेते हैं। बट ये इशू भी देखना है कि जो ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ सेकंड हैंड कार्स बाहर से हो रहा है, इस पे कैसी रोकथाम लगाई जाए या इस पे क्या पॉलिसी इख्तियार करेगी गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट के इख्तियार में है। आई एम श्योर इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड इन द गवर्नमेंट। इस पे फाइनल क्या होगा वो आपको पता चलेगा। आखिरी सवाल है सर, कमर्शियल गाड़ी की फ़िटनेस को लेकर कहीं ज़्यादा सवाल आते हैं, क्या कुछ कंडीशन है, क्या कुछ बाकायदा तौर पर नियम बनाए हैं फ़िटनेस को लेकर? क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमें फ़िटनेस का पहले एक और कंडीशन थी, अब मुख्तलिफ चीज़ें जो हमें कही जा रही हैं और फ़ीस डबल वारी भरना है, ये क्या कुछ? देखिए क्या होता था जावेद साहब, ये डबल फीस की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है यही इशू आपके नोट्स में आया होगा, अदरवाइज़ फ़िटनेस का कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ जनरली फ़िटनेस जो है कमर्शियल गाड़ियों की 8 साल तक 2 साल के बाद होती है। 8 साल से 15 साल के दरमियान वाली लाइफ की गाड़ी जो है उनको 1 साल के बाद फिटनेस होता है, और 15 साल के बाद वाली गाड़ी का साल में 2 बार फिटनेस होता है। तो पहले क्या होता था, इट वाज सम 1 ईयर बैक, तब तक गाड़ी की फिटनेस जो 2 साल होती थी 15 साल के बाद, उनसे दोनों टर्म्स में फ़ीस रिकवर किया जाता था, ठीक है, एज फिटनेस फ़ीस, जो कन्वेंशनली ग्रीन टैक्स के नाम से लोग जानते हैं। हालांकि दैट्स अ मिसनॉमर, दैट्स नॉट ग्रीन टैक्स, दैट्स फिटनेस फीस। तो उसमें हमने सिफारिश की गवर्नमेंट को कि ये थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज़ वो
8-10 हज़ार का फ़ीस के रेंज में बनता है। तो हमने सोचा कि कमर्शियल ड्राइवर साहिबान को, गिवन द इकोसिस्टम अराउंड अस दैट वी आर अवेयर ऑफ, हमने कहा ज़्यादा होता है कि साल में फ़ीस एक ही बार होना चाहिए, लेकिन फ़िटनेस बराबर दोनों बार। तो हमने अमेंडमेंट करवा दी एसओ की, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की, जो साल में 2 बार फ़ीस बनता था फिटनेस के लिए, हमने कहा कि साल में हम एक ही बार लेंगे, दूसरी बार मेयर टोकन फ़ीस ऑफ ₹100 पे हम फिटनेस करेंगे। उसका कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम में चेंज करनी थी, क्योंकि सिस्टम पहले के हिसाब से बना था। तो जब हमने सिस्टम चेंज किया तो उस चेंज की वजह से कुछ हिकअप्स आ गई सिस्टम में, तो वो दूसरी बार भी जनरेट करता था इसका फ़ीस, हालांकि दैट वुड नॉट बी एन ऑब्स्टिकल इन द इज पासिंग ऑफ हिज फिटनेस। तो वो इश्यूज़ कहीं को बार किसी गाड़ी में आते हैं, उसके लिए हम टिकट रेज करते हैं विद द NIC, तो वो रिजॉल्व होता है, उसमें कहीं किसी बंदे को दिक्कत आ जाती है, बट दैट्स नॉट द नॉर्म। दूसरी बार अब फीस नहीं ली जाती है, लेकिन फिटनेस साल में 2 बार बराबर होती है 15 साल के बाद। फिटनेस को लेके मैं आपको बताऊं, वी आर मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन। हम ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन ATS बोलते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हमने एप्लीकेशन 2-4 एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं। तो हम जो फिटनेस जो अभी मैन्युअली देखी, हमारी 24 पैरामीटर्स हैं, मेरे इंस्पेक्टर को देखने हैं, गाड़ी का टायर ठीक है, इसका वाइपर ठीक है, इसका ब्रेक ठीक है, ठीक है, इसकी इंजन की सूरत हाल क्या है, कलर ठीक है, शीशे ठीक हैं, विंडशील्ड्स कहीं ज़्यादा ब्रेक तो नहीं है जिसकी वजह से कल को खुदा ना खास्ता कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो विजिबिलिटी में। इस तरह से 24 पैरामीटर्स का एग्जामिनेशन होता है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। अब इसमें यह है कि मैं भी इंस्पेक्टर हूँ, आप भी इंस्पेक्टर हैं। इज़ अ वेरी सब्जेक्ट टू असेसमेंट कि मैं बताऊंगा ये टायर ठीक है आगे 5 साल चलने के लिए, कोई दूसरा बताएगा ये ठीक नहीं है। तो वी मस्ट कीप स्कोप फॉर दीज थिंग्स। ये एक सब्जेक्ट टू असेसमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। तो उसमें कोई जनरली कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन की जाए। हाँ, सब्जेक्टिव है ये, मैं मान लेता हूँ, इट इज़ सब्जेक्टिव। तभी हमने अब कोशिश की है कि वी विल गो फॉर ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन, जैसे बाहर स्टेट्स कई जगह पे हुआ है पूरे कंट्री में। तो जब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन हो, देयर विल बी मशीन के ज़रिए, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के ज़रिए गाड़ी का चेक होगा। वी आर इन ए ट्रांजिशन ऑफ मूविंग टू दैट फेज। जैसे वो ऑटोमेटिक टेस्ट, हमने लाइसेंसेस तो दे दिए हैं, अब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। उसमें RTC हमारा जो है रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो भी एक कैंडिडेट है, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। तो जैसे ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन हो जाएगा, फिटनेस का जो प्रोसेस है ये बहुत हद तक बहुत ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो जाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से RTO कश्मीर के जानिब से साफ़ तौर पर कई चीज़ों पे वजाहत की गई है, और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी ध्यान में रखनी है, और अपनी जानों की हिफाजत करें। एक्सीडेंट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें भी सामने आ रही हैं। फ़िलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।